मैंने इससे पहले कभी कोडिंग की भी नहीं थी, लेकिन ये पूरा नया था। बट मुझे इतना पता था कि इंटरव्यू जो प्रोसेस थे और जो बेसिकली आप जॉब किस तरीके से अप्लाई कर रहे थे, इसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। स्किल्स तो आपने सीख लिए, लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जॉब लेना, वो भी इतनी टफ मार्केट में। लाइक एक कंपनी का डेटा था, सेल्स का बेसिकली डेटा था, उसका मैंने डैशबोर्ड बनाया था। सबसे पहले मैंने एक्सेल पे डेटा क्लीनिंग की। लाइक हाय सोनिया, कैसे हो आप? हेलो वंशिका, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी सही हूँ यार। मतलब ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगी, मैं सोनिया से ऑफ कैमरा बात कर रही थी एंड इन्होंने जो मुझे अपनी जर्नी बताई, लाइक कैसे पहले ये एचआर डोमेन में थे, देन अभी वो डेटा एनालिस्ट में काम कर रहे हैं। मतलब सोनिया, मुझे तो सच में बहुत मज़ा आ गया एंड मैं चाहूँगी आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन अगर ऑडियंस को बताओ, लाइक आपने क्या चीज़ की पढ़ाई की, फिर क्या किया, फिर क्या किया। जी ज़रूर। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनिया कौर है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने अपनी जो स्कूलिंग है 10th एंड 12th यहीं से की है, जमशेदपुर से। एंड मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो मैंने RCM कॉलेज से की है, रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मैंने BBA स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन की थी एंड जस्ट जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, मैं RMW इंडिया जो कंपनी है वहाँ पे एज एन HR रिक्रूटर ज्वाइन करती हूँ। वो बेसिकली इंटर्नशिप थी। मैंने 3 मंथ की इंटर्नशिप वहाँ पे की एज एन रिक्रूटर। एंड जैसे ही मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई, मुझे स्पेक्ट्रोफोर्स टेक्नोलॉजी से एज एन US रिक्रूटर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसे मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे 6 मंथ काम करती हूँ एंड बाय द एंड मैं डिसाइड करती हूँ लाइक टू चेंज माय डोमेन फ्रॉम HR रिक्रूटर टू डेटा एनालिस्ट। एंड उसके बाद मैं कोडिंग स्कूल ज्वाइन करती हूँ। यार तो ये सोनिया मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी सबसे पहले कि आप ऑलरेडी एज एन एचआर काम कर रहे थे, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यार ये डेटा एनालिस्ट ही वो फील्ड है जहाँ पे मुझे स्विच करना है। लाइक टोटली दो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे हुई? अंडरस्टैंडिंग बोले तो लाइक जब मैं एज एन HR काम कर रही थी, तो वो जॉब रोल मुझे उतना ज़्यादा लाइक मज़ा नहीं आ रहा था। लाइक जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज नॉट इंजॉइंग माई वर्क। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो तो चल रही थी, स्टार्टिंग में ठीक ठाक बस काम था, चल रही थी। और एक चीज़ थी जो कि टारगेट्स थे, मुझे टारगेट्स मिलते थे और ऐसा हो गया था कि लाइक वीकेंड्स में भी मेरे दिमाग में यही चलता था कि हाँ, लाइक नेक्स्ट डे मुझे जाके अपना काम करना है। तो एक मेंटल प्रेशर भी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि और कौन कौन से डोमेन्स हैं जहाँ पे मैं लाइक ग्रेजुएशन के बाद मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं एंटर कर सकती हूँ। तो मैंने बस रिसर्च की, अपने बैचमेट से बात की। मेरा एक बैचमेट था जो कि इस लाइक IT फील्ड में काम कर रहा था। उसने मुझे बताया कि डेटा साइंस के बारे में तुम एक बार देखो, रिसर्च करो, क्या पता तुम्हें पसंद आए। तो मैंने रिसर्च की और मुझे सच में लाइक डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। सो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। और इसमें इतनी ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक आप थोड़ा बहुत से भी काम कर सकते हो। तो इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। अच्छा, यहाँ दो क्वेश्चन है मेरा। जब आप अपने एचआर जॉब के बारे में बात कर रहे थे तो आप कुछ बता रहे थे आपको टारगेट्स मिलते थे, तो क्या टारगेट्स थे, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? बेसिकली मैं HR में रिक्रूटमेंट फील्ड में थी। तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी ठीक है। कंपनी में जब आप करते हैं ना, तो आपको वीकली मंथली बहुत ज़्यादा टारगेट्स मिलता है, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एक कंपनी को। और आपका मेन काम ही यह है कि आप कैंडिडेट्स की हायरिंग करो। जो भी आपके लाइक टारगेट्स होते ओके। हैं, जैसे कभी आपके लाइक जब मैं US में काम कर रही थी ना, तो मेरे डेली के टारगेट्स होते थे। लाइक मुझे 2-3 कैंडिडेट्स की हायरिंग करनी होती थी, US क्लाइंट्स की। वीकली मेरे कुछ टारगेट्स होते थे, लाइक वीकली मुझे 7-8-10 लोगों की हायरिंग करनी होती थी। तो इस टाइप से मुझे टारगेट्स मिलते थे। तो ये था लाइक HR में। कि मतलब बोलने में तो आसान है कि यार मैं एकदम एक नॉन आईटी फील्ड से एचआर में थी एंड अब मैं सोच रही हूँ मैं आईटी फील्ड में जाऊंगी, डेटा एनालिस्ट एज अ जॉब प्रोफेशन चूज करूंगी। बट एक्चुअल में ये ट्रांजिशन कितना डिफिकल्ट था एंड इवन ऑन योर मेंटल लेवल, आपको नहीं लगा कि यार यहाँ पे वो बंदे बैठे हुए हैं जिनकी खुद की एक टेक्निकल डिग्री है एंड उसके बाद जब वो एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते हैं तो उनको बहुत एडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू मी जो बिल्कुल ही एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहा है? जी बिल्कुल, लाइक शुरुआत में तो मुझे बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे। बट मैंने सोचा, मैंने देखा लाइक बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत लोगों से बात की। तो जो लोग
टेक बैकग्राउंड से हैं या जो लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती है। मे बी नॉन टेक वालों को थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, चांस मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप अच्छे से कर रहे हो, आप अपने टेक्निकल स्किल्स जो भी आप सीख रहे हो वो अगर आप दिखा पा रहे हो, और तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा हर्डल्स आती है बीच में। सो मैं भी इसी उम्मीद से गई। मैंने मुझे उतनी ज़्यादा, मुझे देखा जाए तो टेक की कोई भी नॉलेज नहीं थी। मैंने इससे पहले कभी कोडिंग की भी नहीं थी, लेकिन ये पूरा नया था। बट मुझे इतना पता था कि आप बिना अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग भी आप सीख लेते हो तो आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। अगर आपको सीक्वल आता है, पावर बीआई आता है, कुछ स्किल्स आता है ना स्टार्टिंग में, तो आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। एंट्री लेवल जॉब भी आप पा सकते हो। एक बार आप फील्ड में चले जाते हो ना, एंटर हो जाते हो, उसके बाद तो फिर आप टाइम टू टाइम आप धीरे धीरे सारे स्किल्स में इनहांस कर लेते हो। यार सही, ये चीज़ आपने बहुत सही कही कि हम हर डोमेन के लिए सेम चीज़ कहते हैं कि एक बार जो मेजर चीज़ होती है कि यार डोमेन में घुस जाओ, फिर धीरे धीरे आप अपस्किल करोगे, नई जॉब लोगे, दूसरी जगह स्विच करोगे, तो वो चीज़ें तो आप ऑन द गो समझ ही लेते हो। अब यार थोड़ा आपके जर्नी में डेप्थ में जाते हैं। मेरे को ये बताओ कि जब आपने डिसाइड किया कि यार मुझे एचआर से अब डेटा एनालिस्ट में जाना है, तो क्या उस वक्त आपने अपनी जॉब क्विट करके प्रिपरेशन करने का सोचा, या ये सोचा कि यार इस जॉब से मुझे पैसे तो आ ही रहे हैं, वो बहुत रिस्की जोन लग रहा है मुझे, तो क्या मैं जॉब भी करूं और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करूं? किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? सो स्टार्टिंग तो मैंने यही सोचा कि मैं दोनों चीज़ मैनेज कर लूँगी। जॉब नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक बार जॉब चली गई तो फिर कहीं कोई साइड से मेरी साइड इनकम नहीं आ गई होगी, अर्निंग नहीं आ गई होगी। बट जैसे ही टाइम हुआ ना, 1 मंथ हुआ, तो मुझे ये फील हुआ कि मैं जॉब और दोनों चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अलग चीज़ हो जाती है। ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं बचपन से सीखती आई हूँ या कॉलेज में मैंने सीखा है, ये एकदम अलग चीज़ हो जाती है। और मुझे बहुत ज़्यादा मेरी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा असर हो गया था। मैं उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं देख कर पा रही थी। आप जब 9 घंटे की जॉब करते हो और फिर उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, और फिर उसके अलग टाइम से आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, क्लासेस देखना, चीज़ों को सीखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, कोडिंग में स्पेशली। सो दोनों चीज़ मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही थी। तो 1 मंथ के अंदर ही मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मुझे इस फील्ड में अच्छे से आना ही है, तो क्यों ना इस फील्ड में ही पूरा 100% दिया जाए। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी जॉब क्विट करनी है और मुझे पूरा 100% इसी पे देना है। उसके बाद जितना भी कोर्स का ड्यूरेशन था 6 मंथ, मैंने पूरा इसी को दिया। यार ये काफ़ी मतलब करेजियस डिसीजन था डेफिनेटली, कि एक जॉब जहाँ से पैसा आ रहा है उसको छोड़ के कि नहीं यार अब मैं एकदम से ही डोमेन चेंज करने वाली हूँ। अब थोड़ा सा यार मैं एक न्यूबी की तरह आपसे समझना चाहूँगी कि डेटा एनालिस्ट जब आप ऐसा प्रोफेशन कहते हो, तो यहाँ पे क्या टूल्स यूज़ करते हो, क्या टेक स्टैक यूज़ करते हो, कोडिंग की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? ऐसे समझो कि आप एक बंदे, आप उसको समझा रहे हो जिसको डेटा एनालिस्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यार आप क्या करते हो, किस तरीके से एज अ डेटा एनालिस्ट आपका जॉब होता है। ओके, सो सबसे पहले इसमें हम क्या क्या सीखते हैं ये मैं बताना चाहूँगी। ज़रूरत पड़ते हैं इस फील्ड में। सो जितना मैंने देखा है, सबसे पहले MS एक्सेल आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो है आज भी अपना सारा काम जो है एक्सेल पे करती है। तो सबसे पहला स्किल जो आ जाता है वो MS एक्सेल आ जाता है। वंस आप MS एक्सेल सीख जाते हो, उसके बाद आप सीक्वल, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, आप इसे सीख सकते हो। ये कोडिंग में अगर देखा जाए तो सबसे इजी होता है, मीन्स उतना भी नहीं, लेकिन पर आपके लिए अगर स्टार्टिंग करनी हो तो आप सीक्वल से कर सकते हो। सीक्वल के बाद आप पावर BI या टैबलो, जिसे हम डेटा विजुअलाइजेशन टूल बोलते हैं, इसमें हम बेसिकली डैशबोर्ड्स एंड ऑल प्रिपेयर करते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक सीख सकते हो, या तो पावर BI या तो टैबलो ही। डेटा विजुअलाइजेशन टूल के बाद अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो आप पाइथन सीख सकते हो, साथ में ML सीख सकते हो। एंड मेरे हिसाब से ये जो 5 टूल्स है, ये आपको डेटा एनालिस्ट में एज अ फ्रेशर अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको आराम से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन 5 स्किल्स से। और अगर लेवल की बात करें तो मैं कहूँगी, अगर आप बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल सीख जाते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा एडवांस की ज़रूरत नहीं है एंट्री लेवल जॉब लेने के लिए। बात करते हैं कि एक बंदा जो बिल्कुल ही नॉन IT बैकग्राउंड का है और उसका ये गोल है कि मुझे एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब चाहिए,
उसके लिए आप क्या रोड मैप सजेस्ट करोगे? उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें बताओ थोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे डेटा एनालिस्ट फील्ड में आना है, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से आप शुरुआत करें, क्या क्या स्किल सेट और हर एक स्किल को आपको कितना सीखना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में, मुझे भी आए थे। स्टार्टिंग तो मैंने यूट्यूब से ही की। मैंने यूट्यूब से देखा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, मीन्स बेसिक स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इस फील्ड में एंटर करने के लिए। बट मुझे ना कोई बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ मिल नहीं रहा था, और बहुत ज़्यादा चीज़ें वो बोलते हैं ना, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। और बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना ही सही है। वो मुझे एक प्रॉपर रोड मैप देगा, और इसी के लिए मैंने कोडिंग स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ पर कि उन्होंने मुझे मंथ के वाइज ईच मंथ वो मुझे एक एक स्किल सिखाते थे। स्किल्स के साथ वो मुझे साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते थे। सो मैं उन्हीं के थ्रू गई। उन्होंने जैसे जैसे जो जो मंथ वाइज सिखाते गए, मैं उन्हें प्रैक्टिस करती गई। साइड बाय साइड मैंने बहुत सारे गूगल से टूल्स यूज़ किए, टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पाइथन सीक्वल की जब बात आती थी, तो मैंने हैकर रैंक, लीड कोड, W3 रिसोर्स, ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे ना आपको बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन बेसिक लेवल की है तो आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपकी प्रिपरेशन इंटरमीडिएट है या एडवांस है, तो आप अपने लेवल वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। तो साइड बाय साइड मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, और जैसे कोडिंग स्कूल मुझे बताता था उस हिसाब से मैं स्किल्स डेवलप करती थी। एंड में मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बात करते हैं कि यार लेट से वो बंदे हैं जिनको कोर्स नहीं करना है, या जो सोच रहे हैं कि नहीं यार मेरे पास बहुत समय है, मैं खुद से कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा अपने करिकुलम के बारे में बताओगे कि जब आप ओडन स्कूल में थे तो आप क्या क्या चीज़ें सीख रहे थे? जैसे आपने बताया कि वीक 1 में मैंने ये सीखा, 2 में ये सीखा, 3 में ये सीखा, तो उस तरह से बताओ कि कितने महीने में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी थी। ओके, सो बेसिकली मेरा जो कोर्स था वो 6 मंथ के ड्यूरेशन का था। स्टार्टिंग हमने स्टैटिस्टिक्स से की। स्टैटिस्टिक के हमने कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद हमने MS एक्सेल सीखा। MS एक्सेल सीखने के बाद मैं वीक वाइज ना हमारे बीच बीच में क्वेश्चंस भी होते रहते थे, कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते थे, वो हम करते थे सेम स्किल से जो हमें सिखाया जाता था। MS एक्सेल के बाद हमें सीक्वल सिखाया गया। सीक्वल के बाद हम पावर BI हमने सीखा, एंड पावर BI के बाद हमने पाइथन सीखा। पाइथन के बाद सम लेवल ऑफ हमें मशीन लर्निंग भी सिखाई गई। मशीन लर्निंग सीखने के बाद ETL हमने सीखा, एंड इसके एंड पे हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें हमने सारे स्किल्स को इक्वली हमने यूज़ किया, और हमने इसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स बनाए। और साइड बाय साइड ये तो टेक्निकल स्किल्स हो गए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्किल आ जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो हम साइड बाय साइड कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करते थे। और आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आप कैसे एनालाइज करते हो थिंग्स को, कैसे विजुअलाइज करते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कि आप कैसे सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को, किस किस तरीके से सॉल्व करते हो, ये भी हम साइड बाय साइड सीखते रहते थे। और ये बेसिक मेरा करिकुलम यही था। एक के बाद एक मैंने ये सारे स्किल्स सीखे, और एंड पे प्रोजेक्ट बना के अप्लाइज किया। ठीक है, तो यार ये उन लोगों के लिए था अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे खुद से चीज़ें देखनी है, या मैं यूट्यूब पे और रिसोर्सेज देखना चाहता हूँ, तो एक आपको बेसिक आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें आप बेसिकली एज अ डेटा एनालिस्ट यूज़ करते हो। तो बेशक आप जा सकते हो, आप देख सकते हो, वही बात है। और इट्स टोटली अप टू योर यूज़ केस कि आपको कहाँ से समझ में आ रही हैं चीज़ें, आप उस तरीके से जाओ और जाके पढ़ सकते हो। अब थोड़ा सा बात करते हैं सोनिया इस बारे में कि ये तो हो गई आपकी पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। अब आपने अप्लाई करना कैसे शुरू किया, कितने महीने अप्लाई किए? ऐसा था कि फर्स्ट जॉब दिया और वहीं पे आपकी जॉब लग गई, इंटरव्यू दिया और जॉब लग गई? ये ऐसा था कि नहीं यार मैंने बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई किया? अपने इंटरव्यू जो प्रोसेस थे और जो बेसिकली आप जॉब किस तरीके से अप्लाई कर रहे थे, इसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। जी बिल्कुल। ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज आ जाता है। स्किल्स तो आपने सीख लिए, लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जॉब लेना, वो भी इतनी टफ मार्केट में। सो बेसिकली मुझे तो
फर्स्ट जॉब मीन्स लाइक फर्स्ट इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं था। लाइक मैंने इतने सारे अप्लाईज किए, मैंने कितने अप्लाईज किए मुझे खुद भी आइडिया नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैं ऐसा था कि मैं कभी दोपहर में कभी शाम में मुझे जब टाइम मिलता था मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती थी मैं बस अप्लाई कर देती थी, जो कि एक बहुत गलत वे भी था। क्योंकि मेरा क्या था ना, मुझे स्टार्टिंग में उतना आइडिया नहीं था। मैं क्या करती थी, मैंने एक प्रॉपर रिज्यूमे बस बना लिया था और वही रिज्यूमे मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट रोल्स पे मैं बस अप्लाई कर दी जाती थी। और रिवर्ट बैक अगर मैंने 100 अप्लाईज किए होंगे तो मुझे उसमें से रिवर्ट बैक मे बी 5 या 6 आए होंगे और वो भी आगे तक नहीं जा पाते थे। तो फिर मैंने एनालाइज किया, ऐसे लाइक 1-2 मंथ हो गए मैं देख रही हूँ कि यार मैं इतने सारे अप्लाईज कर रही हूँ बट मुझे रिवर्ट बैक क्यों नहीं आ रहा, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चलता है ना कि लाइक ऐसा होता है कि आप अप्लाईज कर रहे हो लेकिन एक चीज़ जो हो जाती है ना, आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, मीन्स वो अपॉर्चुनिटी वो जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है आप उसे भी देखो और उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा सा टाइम देके वो कीवर्ड्स आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो ना, तो जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और यही फिर मैंने करना स्टार्ट किया। लाइक कोडिंग स्कूल की तरफ से भी मुझे जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी वो मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर करते थे, तो मैं उनके अकॉर्डिंग लाइक अपने रिज्यूमे को एडिट करती थी। लाइक स्विगी के टाइम पे मैंने यही किया, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मैंने देखा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग मैंने अपने रिज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स ऐड करने की कोशिश की, सो दैट मीन्स जैसे रिक्रूटर आपके रिज्यूमे पे ध्यान दे तो उसे दिखे कि हाँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमें दिख रही है। तो इससे अगर आप ऑफ कैंपस भी ऐसे अप्लाई करते हो या तो इंस्टीट्यूशन के थ्रू अप्लाई करते हो, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और एक चीज़ हो जाती है लाइक आप अपने रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स को ज़रूर ऐड करो। लाइक सबसे मेन हो जाते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, तो जो रिक्रूटर है वो आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है ना वो उसी से उन्हें पता चलता है कि लाइक हाँ इस बच्चे ने इस कैंडिडेट ने चीज़ें सीखी और इसने ये अप्लाई भी किया है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो, आपने जो भी स्किल सीखी हो आप उन्हें ऐड करने की कोशिश करो। ये जो है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो सोनिया, आप प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हो, चलो थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हो जब आप एज अ डेटा एनालिस्ट? लाइक फॉर एग्जांपल आप अपना एग्जांपल लेके बताओ कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उसमें क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ किया था, एंड गोल क्या था, उसको क्या कुछ, जैसे जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार डिप्लॉय कर दो और एक वेबसाइट का जो URL है वो शेयर कर देना, सो दैट जो आपका इंटरव्यूअर है वो खोलेगा और उसको पूरी वेबसाइट दिख जाएगी कि हाँ इस वेबसाइट में ये फीचर्स हैं और ऐसे वर्क कर रहा है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप कुछ ऐसा बना रहे हो? तो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट किया था, मुझे याद है एक, वो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में मैंने सारे स्किल्स यूज़ किए थे। लाइक मैंने सीक्वल भी यूज़ किया था, सीक्वल की कुछ क्वेरीज लिखी थी उसमें से। तो लाइक मैंने जो एक प्रोजेक्ट बनाया था मुझे याद है वो था सेल्स डैशबोर्ड। लाइक एक कंपनी का डेटा था, सेल्स का बेसिकली डेटा था, उसका मैंने डैशबोर्ड बनाया था। सबसे पहले मैंने एक्सेल पे डेटा क्लीनिंग की, लाइक जो भी क्लीनिंग पार्ट था, मिसिंग वैल्यूज़ थे, ब्लैंक थे, और आपको जो जितने रिक्वायरमेंट थी सिर्फ उतने डेटा को आपने लेके मैंने उसे पावर BI पे इंस्टॉल किया, पावर BI पे अपलोड किया और उस पर मैंने डैशबोर्ड बनाया था। तो उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश की थी। लाइक कौन से लाइक टॉप कस्टमर्स है, सेल्स जो है वो मंथ वाइज कैसे हो रहा है, ईयर वाइज कैसे हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस थे। मैंने अपने दिमाग से लाइक कोशिश की मीन्स जब आप एक डेटा को देखते हो तो आप इनमें से क्या क्या लाइक वो था इनसाइट्स निकाल सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस है जो एक स्टेक होल्डर जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बिल्ड करने की कोशिश की थी, जिसे मैंने अपने रिज्यूमे में भी ऐड किया था। मैंने अपने कंपनी में देखा था कि लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक हमारा फॉर्म करके प्रोडक्ट है जिसपे बेसिकली बहुत सारे लोग आते हैं, फिल करते हैं और बताते हैं कि यार हम स्टूडेंट हैं या हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं और मे बी हम गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, ऐसे करके कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं। वो अपना फॉर्म भरते हैं, उसके बाद से उनके लिए एक फ्री क्लास होता है, वो क्लास अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड करने के बाद उनसे कुछ और क्वेश्चनेयर्स पूछा जाता है जस्ट टू इम्प्रूव दैट
पर्टिकुलर जो भी उनका क्लासरूम एक्सपीरियंस था। एंड एट द एंड मैंने देखा था कि जो बेसिकली एनालिस्ट था वो क्या कर रहा था, उसने एक डैशबोर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग बनाया था जिसमें उसने बताया था कि यार जो स्टूडेंट्स हैं उसने इस क्लासरूम की जो रेटिंग है वो लेट्स से 4+ किया, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये चीज़ की, व्हाट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन क्वेरीज, जैसे उसने बताया था कि यार जो सबसे कॉमन रिक्वेस्ट हमें आया था वो ये आया था कि क्या हम सेशन की टाइमिंग कुछ और कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 8 to 9 PM। तो क्या ये पूरा जो डेटा का एनालिसिस आ रहा है या इंसाइट आ रहा है, क्या ये कोई चीज़ है जो डेटा एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं इस चीज़ के ऊपर? जी बिल्कुल, लाइक आपने जैसा बताया ये सारे काम जो है डेटा एनालिस्ट करते हैं। लाइक जो भी मीन्स हम देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, लाइक अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो क्यों हो गई, लाइक उसका रूट कॉज क्या है, और मीन्स हम क्या क्या तरीके हैं जिससे हम उसे ठीक कर सकते हैं, लाइक उसे बेटर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं और ये भी एक उनमें से काम है जिसपे कि हम डैशबोर्ड बनाते हैं और हम देखते हैं कि मीन्स हर एक चीज़ का रीज़न लाइक बिहाइंड उसके क्या क्या है और उसका मेन रूट कॉज क्या है। अगर कोई कहीं पे किसी लाइक एम्प्लॉय की अगर परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई है तो वो क्यों हो गई है, तो क्या तरीके हैं, लाइक अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं तो क्या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एनालाइज करते हैं डेटा के थ्रू और हम एक फाइनल लाइक सोल्यूशन पे आते हैं। सही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप बता रहे हो। सोनिया, अभी आप स्विगी में काम करते हो एज अ डेटा एनालिस्ट ना? जी तो यार ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि यार स्विगी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, वहाँ कितने राउंड्स हुए थे, कैसे आपको स्विगी का इंटरव्यू मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने राउंड्स दिए, ओवरऑल आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये बताओ। हाँ जी बिल्कुल। सो ये जो स्विगी की अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली वो मुझे ओडिंग स्कूल के थ्रू ही मिली थी। लाइक उनके थ्रू ही उन्होंने ही मेरा रिज्यूमे भेजा था और मेरा रिज्यूमे लकीली शॉर्टलिस्टेड भी हुआ। और मुझे लाइक जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो Okay. बहुत ही बोले तो क्विक था। वहाँ पे जो मेरे मीन्स इंटरव्यूअर थे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सेल पे, सीक्वल पे, पावर बीआई पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ज़्यादातर रिक्वायरमेंट वहाँ पे एक्सेल की थी, मीन्स ज़्यादा फोकस एक्सेल पे हो गया था। तो सबसे पहले वो मुझसे लाइक मॉक इंटरव्यू लाइक टाइप्स क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद वो मुझे स्क्रीन शेयर करके मुझे कुछ असेसमेंट भी देते हैं जिन्हें वो मुझे बोलते हैं कि एक लिमिटेड टाइम देते हैं, जैसे 15 मिनट्स 20 मिनट्स उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने बोला कि लाइक इतने सारे 3-4 क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करो। वो डेटा उन्होंने लिखा हुआ था और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे उस पर। जैसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मुझे याद है। एक क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कंडीशंस लगाने को, लाइक अगर ऐसा होता है, अगर ये मार्क्स है तो मुझे ये शो करना है, अगर इतने लाइक रेंज पे मार्क्स है तो मुझे ये शो करना है। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब वहाँ पे कंडीशन लगानी थी आपको। तो वो हो गया। फिर एक वी लुकअप का क्वेश्चन मुझे याद है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक वाइज उन्होंने क्वेश्चन दिया असेसमेंट में। उन्होंने बोला इसे सॉल्व करो। तो वो हुआ। उसके बाद ये इंटरव्यू काफ़ी लॉन्ग लाइक 45 to 1 आवर मेरा चला। उसके बाद फिर विद इन बाय द इवनिंग ही मुझे लाइक कंफर्मेशन कॉल आ गया। एचआर ने बोला कि आप सिलेक्टेड हो। और फिर लाइक मैंने अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की। तो बोले तो सिंगल डे में ही मेरे 2 राउंड हुए और मेरा कंफर्मेशन हो गया। लाइक एक एचआर राउंड हुआ और उसके बाद एक टेक्निकल राउंड हुआ। तो बहुत ही हैसल फ्री था। आपको ज़रा सा भी ऐसा होता ना, कोई कोई कंपनीज जो है वो टाइम लगाती बहुत ज़्यादा। तो मेरा सिंगल डे पे सब कुछ हो गया। तो क्विक प्रोसेस था। लाइक कितना डिफरेंट फील हो रहा था, एक टाइम आप खुद एचआर थे, लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, एंड दिस टाइम आप खुद जाके अप्लाई कर रहे थे एंड सोच रहे थे मेरी जॉब लग जाए। हाँ बिल्कुल, एकदम एक टाइम ऐसा था कि मैं खुद उस पोजीशन पे थी। मैं खुद पर डे इतने सारी स्क्रीनिंग किया करती थी, इंटरव्यूज लिया करती थी। लेकिन जब मेरी बारी आई ना इंटरव्यू देने की, तो मैं एकदम कैंडिडेट की तरह मैं खुद नर्वस थी उस टाइम पे कि यार, क्योंकि उससे पहले परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो मुझे लग रहा था अब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा नर्वस भी थी, बट सोचा चलो देखते हैं, कुछ नहीं तो एक और एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मैंने फिर दिया अच्छे से। यार बहुत मज़ा आया सोनिया आपसे बात करके, बहुत इंस्पायरिंग लगी आपकी स्टोरी, कहाँ बीबीए से एचआर, देन आप अभी एज अ डेटा एनालिस्ट स्विगी में काम कर रहे हो। सही है यार, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।